कक्षा 12वीं के विषय बही खाता लेखाकर्म, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के अंतर्गत हम अध्याय 1 का अध्ययन कर रहे हैं, गैर व्यावसायिक संस्थाओं का लेखांकन। इस अध्याय के अंतर्गत हमने अभी गैर व्यावसायिक संस्थाओं के आय और व्यय के स्रोतों के बारे में जाना था। गैर व्यावसायिक संस्थाएं कौन सी संस्थाएं होती हैं उनके बारे में जाना था। यहाँ पर चूँकि गैर व्यावसायिक संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, अब जब लाभ कमाना नहीं होता तो ऐसी स्थिति में गैर व्यावसायिक संस्थाओं को फिर भी अपना हिसाब किताब रखना पड़ता है। इनके जो आय के स्रोत थे, चंदा, दान, सदस्यता शुल्क और भी विभिन्न प्रकार के, और इसी प्रकार से व्यय। तो यहाँ पर गैर व्यावसायिक संस्थाएं जो लेखांकन की पुस्तकें रखती हैं उनमें प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और चिट्ठा उनके द्वारा तैयार किया जाता है। तो अभी हमने पिछले अध्याय में देखा था कि प्राप्ति भुगतान खाता क्या है, प्राप्ति भुगतान खाते की विशेषताएं क्या हैं, उसका महत्व क्या है, उसके किस प्रकार से बनाते हैं, उसका प्रारूप देखा था। तो चूंकि प्राप्ति भुगतान खाता जो है वो रोकड़ खाते का एक प्रकार का सारांश है, तो प्राप्ति भुगतान खाता बनाने से गैर व्यावसायिक संस्थाओं के बारे में के आर्थिक स्थिति के विवरण में के बारे में पता नहीं चल पाता। तो यहाँ पर इसके लिए हम प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से आय व्यय खाता तैयार करते हैं और आय व्यय खाते की सहायता से हम चिट्ठा बनाते हैं। तो यहाँ इस अध्याय में हम आय व्यय खाते क्या हैं, इसका अर्थ क्या है, इसका आशय क्या है, आय व्यय खाते बनाने की आवश्यकता क्या है, आय व्यय व प्राप्ति भुगतान खाते में अंतर क्या है, साथ ही जब हम आय व्यय खाता तैयार करते हैं तो उस समय में किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है, आय व्यय खाता बनाने की विधि क्या है, उसका प्रारूप किस प्रकार का है, साथ ही आय व्यय खाते की मदें कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे और अंत में हम व्यवहारिक प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सर्वप्रथम आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पर हम जानेंगे जिस प्रकार से व्यावसायिक उपक्रम या संस्था अपने व्यवसाय के लाभ हानि को जानने के लिए लाभ हानि खाता बनाते हैं, एवं चूंकि यहाँ पर गैर व्यावसायिक संस्था जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, अतः गैर व्यापारिक संस्था एक निर्धारित अवधि में उपक्रम की आय व्यय से अधिक है या व्यय से आय अधिक है, इसको जानने के लिए आय व्यय खाता बनाती है। यहाँ पर परिभाषा दी है श्री डाबर के अनुसार, आय व्यय खाता वास्तव में लाभ हानि खाता है, परंतु जैसा कि गैर व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा लाभ हानि प्रदर्शित करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, अतः उनके खाते को आय व्यय खाता कहा जाता है। तो चूंकि यहाँ उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, इसलिए वे गैर व्यावसायिक संस्थाओं का जो बैलेंस है वो लाभ हानि खाता नहीं बताता। इसके लिए आय का व्यय पर आधिक्य और व्यय का आय पर आधिक्य, तो इसको हम यहाँ पर आय व्यय खाता कहते हैं। दूसरी परिभाषा दी है स्पाइसर व पेगलर के अनुसार, आय व्यय खाता एक गैर व्यापारिक संस्था का लाभ हानि खाता है। इसमें आगम मदें ही होती हैं जिसमें एक अवधि में समस्त व्यय, चाहे उनका वास्तविक भुगतान किया गया हो या नहीं, से डेबिट किया जाता है, तथा समस्त आय, चाहे वे वास्तव में प्राप्त हुई हो या नहीं हो, से क्रेडिट किया जाता है। आय व्यय खाते का अंतिम बैलेंस उस अवधि का आय का व्यय पर आधिक्य तथा व्यय का आय पर आधिक्य जैसी भी स्थिति हो दर्शाता है। यहाँ पर आय व्यय खाता बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले कि रोकड़ बही अथवा प्राप्ति भुगतान खाते से एक निर्धारित अवधि की आय व्यय के परिणामों को प्राप्त करना संभव नहीं है। तो जैसा कि रोकड़ बही हमें यह बताती है कि कितना हमें प्राप्त हुआ और कितना भुगतान किया गया। रोकड़ बही में चूंकि यहाँ विस्तार के साथ लिखा जाता है, तो रोकड़ बही की सहायता से जब हम प्राप्ति भुगतान खाता बनाते हैं तो वास्तव में जिन मदों में भुगतान किया गया और जिन मदों से प्राप्तियां हुई उनका हम रोकड़ बही से सारांश उठाकर प्राप्ति भुगतान खाते में एक निर्धारित अवधि में लिखते हैं। दूसरा है यहाँ पर
एक निर्धारित अवधि में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई आय एवं विभिन्न मदों पर किए गए व्ययों की संपूर्ण जानकारी आय व्यय खाता बनाकर ही प्राप्त की जा सकती है। तो एक निर्धारित अवधि में विभिन्न स्रोतों से जो भी आय या व्यय हुए हैं उन पर हम संपूर्ण जानकारी आय व्यय खाता बनाकर ही प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी के पूर्व उस अवधि के आय व्ययों के परिणामों को जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम आय व्यय के परिणामों को जानकर उसके बाद हम बैलेंस शीट, आर्थिक स्थिति चिट्ठा को तैयार करते हैं। यहाँ हम जानते हैं प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाते, इन दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम उद्देश्य की बात करते हैं। प्राप्ति भुगतान खाता बनाने का जो उद्देश्य है वो है रोकड़ शेष ज्ञात करना, जबकि आय व्यय खाते का उद्देश्य क्या है, अधिक या कमी की जानकारी लेना कि व्यय का आय पर अधिक है या आय का व्यय पर अधिक है। खाता प्राप्ति भुगतान खाता के अंतर्गत इसमें सभी नगद रोकड़ व्यवहार को लिखा जाता है, तो ये वास्तविक खाता है। आय व्यय खाता में आय व्यय की मदों का लेखा होता है, अतः यह नाम मात्र का खाता कहलाता है। प्रारूप की बात करें यहाँ पर हम, तो रोकड़ बही का प्राप्ति भुगतान खाता एक संक्षिप्त या सारांश रूप है। इसमें रोकड़ के अंतिम एवं प्रारंभिक शेष को लिखा जाता है। वहीं आय व्यय खाते में ये लाभ हानि खाते के समान होता है, अतः रोकड़ शेष इसमें नहीं लिखी जाती। अगले क्रम में मदों की बात करें हम, प्राप्ति भुगतान खाते में सभी रोकड़ प्राप्ति एवं भुगतानों का लेखा किया जाता है, अर्थात जो भी नगद प्राप्त हुआ है, जो भी नगद भुगतान किया है, चाहे वो किसी भी वर्ष से रिलेटेड हो, संबंधित हो, उसको लिखा जाता है। जबकि आय व्यय खाते में इसमें जिस वर्ष का हम करंट ईयर, चालू वर्ष का जिस वर्ष का हम खाता बना रहे हैं, उसी से संबंधित आय और व्ययों को लिखा जाता है। पूंजी और आगम प्राप्ति भुगतान खाते में सभी प्रकार की मदों का लेखा किया जाता है, चाहे वे पूंजीगत मदें हों या आगमगत मदें हों। जबकि आय व्यय खाते में सिर्फ आगमगत आय एवं आगमगत व्ययों का लेखा ही किया जाता है। समायोजन प्राप्ति भुगतान खाते में चूंकि नगद प्राप्ति नगद भुगतान को लिखा जाता है, इसलिए इसमें समायोजन का कोई लेखा नहीं किया जाता। आय व्यय खाते में समायोजन का लेखा किया जाता है, अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, इन सभी का समायोजन किया जाता है। महत्व प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ बही का एक सारांश है, संक्षिप्त रूप है, अतः ये महत्वपूर्ण नहीं है। आय व्यय खाता के महत्व की बात करें तो ये संस्था के वार्षिक लेखे का अंग होता है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। गैर व्यवसायिक संस्थाएं आय व्यय खाता बनाने के पश्चात ही चिट्ठा या बैलेंस शीट को बनाती हैं। प्राप्ति भुगतान खाते में चिट्ठा नहीं बनाया जाता, जबकि आय व्यय खाते को बनाने के बाद चिट्ठा बनाया जाता है। अंतिम मद है डेबिट या क्रेडिट पक्ष की मदें। प्राप्ति भुगतान खाते में डेबिट पक्ष में समस्त प्राप्तियां व क्रेडिट पक्ष में सभी प्रकार के भुगतान लिखे जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो भी नगद प्राप्त हुआ है और जो भी नगद भुगतान किया है, चाहे वो किसी भी वर्ष से संबंधित हो, उसको इन डेबिट और क्रमशः क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। आय व्यय खाते में डेबिट पक्ष में सभी व्यय व क्रेडिट पक्ष में सभी आय लिखी जाती हैं जो उस वर्ष से संबंधित है, चालू वर्ष से संबंधित है। आय व्यय खाता बनाते समय ध्यान देने वाली बातें मुख्य रूप से हम यहाँ पर देखेंगे कि चूंकि आय व्यय खाता जो है वो प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से बनाया जाता है, अतः इसको बनाते समय हमें किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है। यहाँ पर सबसे पहली प्रकृति, चूंकि आय व्यय खाता नाम मात्र खाते की प्रकृति का होता है। दूसरा बिंदु है समस्त प्रकार के व्यय जो भी हैं डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं। उस चालू वर्ष से संबंधित जितने भी प्रकार के व्यय हैं उनको डेबिट पक्ष में लिखते हैं। इसी प्रकार से जो चालू वर्ष से संबंधित आय है उन सबको क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि आगमगत एवं
आय एवं आगमगत व्ययों को ही लिखा जाता है। यहाँ चौथा बिंदु है आयगत मदेय, आगमगत मदेय। इसमें केवल चालू वर्ष की आयगत प्राप्ति एवं व्यय लिखे जाते हैं। पांचवा है अदत्त एवं पूर्वदत्त व्यय। अदत्त व्यय कौन से व्यय हैं? अदत्त व्यय वे व्यय हैं जिनके संबंध में हमने सेवाएं प्राप्त कर ली हैं लेकिन भुगतान नहीं किया है। जैसे हमने किसी से वेतन मजदूरी करा ली, कार्य करा लिया, लेकिन अभी उसका भुगतान नहीं किया, तो ये क्या कहलाएगा? अदत्त व्यय। वहीं पर पूर्वदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय वे व्यय हैं जिनके संबंध में हमने सेवाएं नहीं दी हैं लेकिन भुगतान प्राप्त कर लिया, अर्थात पहले से ही पे कर दिया है, वो पूर्वदत्त है। तो यहाँ पर अदत्त व्यय जो भी हैं उस वर्ष के, उनको हम जोड़ते हैं और पूर्वदत्त व्ययों को क्या करते हैं? हम घटा देते हैं। अगली बात है आय। इसके अंतर्गत जो है अग्रिम आय घटाई जाती है और अप्राप्य आय जोड़ी जाती है। अग्रिम आय मतलब एडवांस, जो हमें पहले से प्राप्त हो गया है और हमने अभी सेवाएं नहीं दी, वो एडवांस या अग्रिम हो गया। और अप्राप्य आय इसमें जोड़ी जाती है, अर्थात जो हमने अर्जित कर लिया है लेकिन अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे बैंक इंटरेस्ट, बैंक में हमारा पैसा जो जमा था उस पर हमें ब्याज हमारा हो चुका है, जुड़ चुका है, लेकिन वो अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो वो अप्राप्य आय जोड़ी जाती है। फिर पूंजीगत मदेय। पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत भुगतान का लेखा इसमें नहीं किया जाता। तो पूंजीगत मदेय वे मदेय हो गई जिनका हम लाभ आगामी वर्षों में कई वर्षों तक लेते हैं। इन मदों पर जो भी हमें प्राप्त हुआ, जो भी भुगतान किया, जैसे मशीन वगैरह खरीदी, इनका लेखा इसमें नहीं किया जाता, ये पूंजीगत मद है। अवधि की बात करें तो इसकी जो अवधि होती है वो चालू वर्ष से संबंधित होती है। जिस वर्ष का हम हिसाब किताब बना रहे हैं, जिस वर्ष का खाता तैयार कर रहे हैं, उस वर्ष से संबंधित इसकी अवधि होती है। आयगत व्यय या आयगत प्राप्ति का ही लेखा इस खाते में किया जाता है। इसमें गत वर्ष या अगले वर्ष के व्यय को हम घटा देते हैं। शेष की बात करें, जब दोनों पक्षों को हम जोड़ते हैं तो आय पक्ष का आय टोटल व्यय से अधिक है तो वो क्या कहलाता है? आधिक्य कहलाता है। वह व्ययों का आय पर आधिक्य जो है वो कमी कहलाता है। तो ये बैलेंस बताता है, जिसको सरप्लस या डेफिशिएंसी कहते हैं। अगला क्रम है इसमें चिट्ठा बनाना। बैलेंस शीट, आर्थिक स्थिति विवरण पत्र। आय व्यय खाते की सहायता से आर्थिक स्थिति विवरण या चिट्ठा बनाया जाता है। इसका निर्माण लाभ हानि के खाते के समान होता है, अतः इसको बनाने के बाद चिट्ठा बनाया जाता है। समायोजन एडजस्टमेंट की बात करें तो इसमें स्थायी संपत्ति पर ह्रास और डूबत ऋण का आयोजन किया जाना चाहिए और अंत में कोई रोकड़ शेष इसमें नहीं होता। इसके अंत में कोई रोकड़ शेष नहीं निकलता, अधिक या कमी ही निकलती है। यहाँ हम देखते हैं कि प्राप्ति व भुगतान खाते से आय व्यय खाता हम किस प्रकार तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने प्राप्ति भुगतान खाता होता है, जिसकी सहायता से हम आय व्यय खाता तैयार करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राप्ति भुगतान खाते में जो प्रारंभिक और अंतिम शेष होता है उसको हम आय व्यय खाता बनाते समय छोड़ देते हैं, उसको हम इसमें नहीं लिखते हैं। दूसरा, डेबिट पक्ष में लेखा। प्राप्ति भुगतान खाते में भुगतान मदों में जिनका लेखा किया गया प्राप्ति भुगतान खाते में, उन मदों को हम डेबिट पक्ष में संबंधित मद के साथ लिख देते हैं। अब यहाँ पर जैसे अदत्त व्यय छूटे हुए हैं जो कि वास्तव में हमने भुगतान नहीं किए, उनको हम क्या कर देते हैं? डेबिट पक्ष में संबंधित मद व्यय के साथ जोड़ देते हैं। चूंकि पूर्वदत्त व्ययों को हम भुगतान कर चुके हैं इसलिए हम उसको भुगतान पक्ष में प्राप्ति भुगतान खाते में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम उस पूर्वदत्त व्यय को इसमें से घटा देते हैं। क्रेडिट पक्ष की बात करें तो ये आय का पक्ष है। इसमें क्रेडिट पक्ष में समस्त आय संबंधित मदें जो प्राप्ति भुगतान खाते में लिखी हैं उनको हम इसमें लिखते हैं, लेकिन ध्यान यहाँ पर ये देते हैं कि उपार्जित आय को हम जोड़ लेते हैं। चूंकि ये आय हमें उपार्जित हो चुकी है, प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए हमने इसको प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं लिखा था। अब यहाँ आय व्यय खाते में हम संबंधित मद के साथ उपार्जित आय को जोड़ देते हैं एवं अनुपार्जित आय को हम घटा देते हैं।
ऐसी आय जो हमें प्राप्त हो गई थी लेकिन हमने सेवाएं नहीं दी थी, अनुपार्जित आय को हम यहाँ करेंगे घटा देंगे। अगला क्रम है पूंजीगत मद है। प्राप्ति भुगतान खाते में पूंजीगत मदों पर जो भी हमने से प्राप्त किया था और जो हमने भुगतान किया था, उन पूंजीगत मदों को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं। समायोजन, जैसे कि मूल्यह्रास हो गया, डूबत ऋण हो गया, यहाँ पर हम प्राप्ति भुगतान खाते में इनका समायोजन नहीं करते हैं, लेकिन आय व्यय खाते में जो मूल्यह्रास है, डूबत ऋण है, इनको हम यहाँ पर एडजस्टमेंट इनका करते हैं, इनको समायोजित करते हैं। फिर है गत वर्ष व आगामी वर्ष की मदें। यहाँ पर जो प्राप्ति एवं भुगतान इस वर्ष से संबंधित नहीं है एवं जो अगले वर्ष के लिए अग्रिम प्राप्त हो गए हैं, उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। तो जैसा कि बताया कि आय व्यय खाता जो है वो चालू वर्ष से संबंधित है, तो यहाँ पर हमें यह ध्यान देना है कि आय व्यय खाता बनाते समय प्राप्ति भुगतान खाते से जो भी हमने मदें ली हैं, वे उनमें से सिर्फ चालू वर्ष की मदों को ही हमें लेना है। तो यहाँ पर जो अगले वर्ष के लिए अग्रिम प्राप्त हो गई हैं वो हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। इसके बाद अन्य मदों का लेखा, लाभ हानि पर प्रभाव डालने वाले अन्य समायोजनों का हमें इसमें लेखा करना चाहिए। इस प्रकार से उपयुक्त विधि से बनाए गए आय व्यय खाते का शेष जो है क्रेडिट है तो वो क्या कहलाएगा, आधिक्य कहलाएगा, और अगर शेष डेबिट है तो वो घाटा डेफिसिट दर्शाएगा, जो कि चालू वर्ष का परिणाम होता है। इस शेष को चिट्ठे में स्थानांतरित हम कर देते हैं। तो यहाँ पर जो भी सरप्लस है या जो भी डेफिसिट है, इसको हम अगले वर्ष जो आर्थिक स्थिति विवरण चिट्ठा तैयार करते हैं आय व्यय खाते की सहायता से, उसमें हम स्थानांतरित ट्रांसफर कर देते हैं। ये हमारे सामने आय व्यय खाते का प्रारूप। आय व्यय खाता जैसा कि बताया प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से तैयार किया जाएगा। तो कौन कौन सी मदें प्राप्ति भुगतान खाते से हम आय व्यय खाते में यहाँ पर लेंगे, इनको हम सबसे पहले देखते हैं। तो जैसा कि बताया कि डेबिट पक्ष में व्यय एक्सपेंडिचर की मदें लिखी जाती हैं और क्रेडिट पक्ष में आय की इनकम की मदें लिखी जाती हैं। तो पहले हम व्ययों की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम वेतन तथा मजदूरी। चालू वर्ष में संस्था के द्वारा कर्मचारियों को जो वेतन और मजदूरी दी गई है, उस राशि को हम यहाँ पर लिखते हैं। इसमें हम जोड़ेंगे क्या, अदत्य, अर्थात ऐसा वेतन या ऐसी मजदूरी जो अभी हमने चालू वर्ष में ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी उसका हमने भुगतान नहीं किया है, इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बीमा की। बीमा की मद ऐसी है कि इसमें जो है हम एडवांस में चुका देते हैं जो इस चालू वर्ष से संबंधित नहीं होती है। तो जो आगामी वर्ष का हमने बीमा चुका दिया है, वो चालू वर्ष में जितना बीमा चुका है उससे हम आगामी वर्ष के बीमा को माइनस कर देते हैं, लेस कर देते हैं, तो यहाँ पर बीमा की राशि आ जाती है। इसी प्रकार से सामान्य व्यय, जो भी संस्था के द्वारा जनरल एक्सपेंसेस किए गए हैं, किराया गाड़ी भाड़ा का या अन्य किसी भी प्रकार का जलपान खर्च, जो भी खर्च किए गए वो जनरल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। मरम्मत व नवीनीकरण, जो भी संस्था के उपक्रमों के फर्नीचर की मरम्मत कराई गई, उनका नवीनीकरण कराया गया, रिपेयर एंड रिन्यूअल कराया गया, उसके संबंध में जो भी भुगतान किया गया इसको यहाँ लिखेंगे हम। अगली बात है किराया व कर। संस्था यदि किराए की बिल्डिंग में है, उसके द्वारा जो किराया दिया जा रहा है या संस्था के द्वारा जो किसी प्रकार का उत्पादन किया जा रहा है उसका टैक्स वगैरह चुकाया जा रहा है तो वो राशि यहाँ पर हम लिखेंगे। इसके बाद छपाई व मुद्रण सामग्री की हम बात करें तो यहाँ पर संस्था के द्वारा जो भी स्टेशनरी का उपयोग किया गया उसके लिए जो यहाँ पर भुगतान किया गया उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ विद्युत व्यय और विविध सन्ड्री एक्सपेंसेस व्यय आदि हो गए। साथ ही मूल्यह्रास, संस्था की जो भी मशीनरीज वगैरह हैं जिन पर प्रतिवर्ष एक निश्चित दर से ह्रास आयोजित किया जाता है, डेप्रिसिएशन आयोजित किया जाता है, वर्ष में जो ह्रास लगाया गया उसकी राशि को हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं आय की मदें।
आय व्यय खाते के अंतर्गत सबसे पहले चंदा बाय सब्सक्रिप्शन। चंदे की जो उस वर्ष में जितने सदस्य थे, प्रति सदस्य दर के हिसाब से जो चंदा की राशि आई, उस राशि को हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ हो सकता है कि 100 सदस्य मान लीजिए संस्था के जिनमें से 10 सदस्यों ने चंदा नहीं दिया है, तो चूंकि उन 10 सदस्यों का चंदा उस वर्ष के लिए अर्जित हो चुका है, तो यहाँ पर हम बकाया चंदा के नाम पर उसको चंदे की राशि में जोड़ देंगे। अब यहाँ पर घटाएं पूर्व प्राप्त चंदा। पूर्व प्राप्त चंदा जो हमें एडवांस में प्राप्त हो गया, जैसे वर्ष हम यदि 2018 का खाता बना रहे हैं और 19 का हमें चंदा प्राप्त हो गया, तो चूंकि हम 2018 का आय व्यय खाता बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 2019 का चंदा जो है हमारे पास ये एडवांस चंदा है, तो इसको हम क्या करेंगे, यदि ये उसमें जुड़ा हुआ है तो उसमें हम माइनस कर देंगे। इसके बाद प्रवेश शुल्क, एंट्री फीस। संस्था में जब एक बार हम प्रवेश लेते हैं तो एक प्रवेश शुल्क चुकाते हैं, उसका अमाउंट यहाँ पर आएगा। इसके बाद आजीवन सदस्यता शुल्क, लाइफ मेंबरशिप फीस। संस्था की आजीवन सदस्यता को जो शुल्क है वो इसमें लिखा जाएगा। इसके बाद विनियोग पर ब्याज, यदि हमने किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखा है, उस पर जो भी ब्याज एक्रूट किया है, प्राप्त हुआ है, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर मनोरंजन पर लाभ, यहाँ पर संस्था के द्वारा जो भी मनोरंजन से संबंधित कोई कार्यक्रम किए गए, उस पर जो भी उनको लाभ हुआ, कोई चैरिटी का कार्यक्रम किया गया, इस पर जो भी उन्हें प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट पर की जो राशि है वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा कोई भी आगम आय, किसी भी प्रकार की आगमगत मदों से प्राप्त आय को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर हम दोनों पक्षों का टोटल करेंगे। यदि व्यय पक्ष का टोटल कम है, आय पक्ष का टोटल अधिक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है जो अंतर है वो आधिक्य का हो गया, और इसी प्रकार से आय पक्ष में कमी या घाटा दिखाता है। व्यय का मद अधिक है, आय कम है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कमी है, डेफिसिट है। तो ये है आय व्यय खाते का प्रारूप, जिसकी सहायता से हम यहाँ पर व्यवहारिक प्रश्नों का हल करते हैं।